हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष आपके पसंदीदा चैनल चंद्रयान एकेडमी पर। और अब मैं लाया हूँ आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली सीरीज़ पर्यावरण की, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी आप लोगों के लिए। और ये केवल सीटेट ही नहीं बल्कि केवीएस, एनवीएस और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। इसलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो अंत तक देखें ताकि आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इनसे जो है हर बार सीटेट में एक से दो प्रश्न करीब पूछे ही जाते हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो देखें, और इफ़ वीडियो हमारी पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले सबसे तेज़ नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है पौधों के प्रकार। तो पौधों के प्रकार में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें 4 प्रकार जो है बताए गए हैं: शाक, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। शाक, जैसा कि हम जानते हैं कि शाक क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ब यानी कि ऐसे पौधे जो हरे एवं कोमल तने वाले होते हैं, जिनके तने क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं शाक। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लें टमाटर, गेंदा या धनिया, मेथी, इस प्रकार से। तो ये पौधे हमारे क्या होंगे, उन्हें शाक कहा जाएगा, हर्ब कहा जाएगा। फिर हम बात करते हैं झाड़ी की। झाड़ी यानी कि श्रब उन पौधों को कहा जाता है जिनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और इनका तना जो है कठोर होता है लेकिन बहुत अधिक मोटा नहीं होता है। यानी कि इनकी शाखाएं होती तो कठोर हैं लेकिन इनके शाखाएं जो तना जो है वो काफ़ी मोटा नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब हो गया, एक नया आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, बोगनविलिया, ये भी एक एग्जाम्पल है, झाड़ी ही है ये। और नींबू हो गया, तो ये भी जो है आपकी झाड़ियों के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं वृक्ष पे। तो वृक्ष तो आप सब जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग झाड़ियों को भी जो है वृक्ष ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वृक्ष क्या है, वृक्ष ऐसे पौधे होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और जिनका तना जो है वो काफ़ी कठोर, सुदृढ़ और मजबूत होता है। ठीक है, तो इनमें शाखाएं जो है भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। और फिर हम बात करते हैं लताओं पे। तो लताएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक है विसर्गी लताएं और दूसरा है आरोही लताएं। विसर्गी लताएं वे होती हैं जिनकी तने जो है मजबूत नहीं होते हैं, यानी कि ये ज़मीन पर ही जो है चारों ओर फैल जाती हैं। और आरोही लताएं जो है वो होती हैं जिनको किसी सहारे की सहायता से जो है कुछ सहारा दे दिया जाता है, शायद किसी की सहायता से वो ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं, चली जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मनी प्लांट हो गया, अमर बेल हो गया या अंगूर की बेल होती है, तो ये आरोही लता में आएंगी। और विसर्गी लताएं होती हैं जैसे कि पुदीना हो गया, खीरा हो गया, ये सभी जो हैं क्या हैं, विसर्गी लताओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। क्षेत्रों के आधार पे जो है हम पौधों की बात करेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं, उन पौधों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोद्भिद की। जलोद्भिद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जल में उत्पन्न होने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं या उगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा यानी कि जलोद्भिद। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे कि कमल है, जल लिली है, हाइड्रिला है, तो ये सभी क्या हैं, जलोद्भिद हैं।
इसी प्रकार से लवणोद्भिद की बात करें तो लवणोद्भिद क्या है? लवणोद्भिद जो है ऐसे पौधे होते हैं जो दलदल में उगते हैं या पाए जाते हैं। उन पौधों को हम लवणोद्भिद कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट मार्स, ये एक पौधा है जो कि दलदल में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं समोद्भिद। समोद्भिद जो है ऐसे पौधे जो समतल खेती योग्य भूमि जो होती है वहाँ पे उगाए जाते हैं, तो उन पौधों को जो है समोद्भिद हम नाम दे देते हैं। जैसे कि मक्का हो गया, टमाटर हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। और फिर हम बात करते हैं मरोद्भिद की। तो मरोद्भिद वे पौधे हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? मरोद्भिद कहते हैं। जैसे कि एकासिया हो गया, नागफनी हो गया, यूफोबिया हो गया, ये जो पौधे होते हैं उन्हें हम मरोद्भिद पौधे कहते हैं या मरोद्भिद पौधों के श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से कुछ विशेष पौधे हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं बरगद की। तो बरगद को आप सभी ने देखा और होगा और जानते भी हैं बरगद के बारे में कि बहुत ही विशालकाय ये वृक्ष होता है। इसकी तना जो है बहुत ही मजबूत और काफ़ी मोटा होता है, और इसकी जो जड़ें हैं वो इसकी शाखाओं से भी निकली रहती हैं। और क्योंकि ये जड़ें शाखाओं से भी निकली रहती हैं इसलिए इन जड़ों को जो है टैप रूट कहा जाता है या स्तंभ जड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले वृक्ष पे। जैसे कि हमारा एक वृक्ष है खेजड़ी। तो खेजड़ी जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाला एक वृक्ष है। क्योंकि आप जानते हैं रेगिस्तान में ज़्यादा पानी नहीं होता और ये भी एक ऐसा ही वृक्ष है जिसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और इसमें जो फल होता है या इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी बनती है। और खेजड़ी की जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है, उससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ठीक है। और इसकी जो लकड़ी है उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, तो ये काफ़ी जो है अच्छा पौधा होता है। फिर हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक की। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये सीटेट में प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पाई जाती है। तो रेगिस्तानी ओक जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसकी जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं। ये ऊंचाई में जो है लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई तक होता है। लेकिन इसकी जड़ों की बात करें तो इसकी जड़ें जहाँ तक इस भूमिगत अंदर जो जल स्तर होता है वहाँ तक इसकी जड़ें लगभग जाती हैं। अगर हम ऊंचाई से कंपेयर करें, तुलना करें इसकी, तो लगभग जो है जितनी ऊंचाई होगी उसका 3 गुना जो है इसकी 30 गुना जो है गहराई तक जो है इसकी जड़ें ज़मीन में जाती हैं। ठीक है। या यूँ कह लें कि जब तक कि पानी तक इसकी जड़ें ना पहुंच जाए तब तक इसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार के पौधे की जिसका नाम है घटपर्णी या निपेंथिस। निपेंथिस दोस्तों एक बहुत ही अनोखा कह सकते हैं पौधा है, क्योंकि इसे हम कीटभक्षी पौधे के नाम से भी जानते हैं। कीटभक्षी पौधा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो है ये पेड़ ऐसा है जो कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे और छोटे छोटे जीवों को भी खा जाता है। इसलिए इस पेड़ को हम पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, ऐसी भूमि जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होने से इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो अपना घड़ेदार आकार ले लेती हैं, और ऊपर इसके अंदर जो ये घड़े जैसा जो आकार बनाती है, इसके अंदर जो है इसके जो रेशे होते हैं वो एक जाल बना देते हैं। और जाल बनाने से क्या होता है, जब कोई कीड़ा इसमें जाता है तो वो उस रेशों के जाल में फंस जाता है, जिससे कि वो निकल नहीं पाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये निपेंथिस या घटपर्णी जो पौधा है वो उन छोटे छोटे जीवों को जो है अपना भोजन बना लेता है। ठीक है। और इस प्रकार के पौधे जो होते हैं उनसे जो है खुशबू और ध्वनियाँ भी निकलती हैं, तो काफ़ी जिससे ये कीड़े मकोड़ों को या जो छोटे छोटे जीव हैं उनको ये काफ़ी आकर्षित करता है। और ये हमारे दोस्तों भारत में जो है मेघालय में पाया जाता है, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ये
पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चलने से पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें, एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि हमने एक नया चैनल एजुकेशन हब टी स्टार्ट किया है, और उस पर आप सभी मित्र जो है एनसीईआरटी साइंस पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस चैनल पे जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उन वीडियोस का लाभ उठाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा टॉपिक है जंतु। तो जंतु की बात करें दोस्तों, तो जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आप जानते होंगे कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तू को कहा जाता है। और बात करते हैं हम जंतुओं के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण जो है वो हम पहले शारीरिक रचना के आधार पे इनका वर्गीकरण की बात करते हैं। तो शारीरिक रचना के आधार पे जो है दोस्तों जंतुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। कशेरुकी यानी कि जिसमें अस्थियां यानी कि कंकाल पाया जाता है, उसे हम कशेरुकीय जीव कहते हैं। और ऐसे जीव जो बिना कंकाल के होते हैं उन्हें हम अकशेरुकी जीव कहते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, मनुष्य या अन्य जानवर जो है हमारे, वो जो है कैसे होते हैं, उन सभी में हड्डियां पाई जाती हैं, अस्थियां होती हैं, तो यानी कि कंकाल होता है। तो ये सभी कैसे हैं, कशेरुकी जीव होते हैं। और जैसे हम बात करें कि केचुआ हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये सभी जीव जो हैं इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। तो ये कैसे हैं, बिना कंकाल वाले जीव हैं, या इसलिए हम इसे अकशेरुकी जीवों की श्रेणी में रखते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रजनन के आधार पे। तो प्रजनन के आधार पे दोस्तों जो है दो प्रकार के हैं, यहाँ पे दो प्रकार के जीव हैं। सबसे पहले है अंडायुज और फिर है जरायुज। अंडायुज दोस्तों वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे जीव या जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडायुज की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरे वे जीव जो जरायुज जो हैं, जो बच्चे देते हैं, वे जरायुज की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे छिपकली हो गया, मेढक हो गया, ये सभी क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, ये अंडायुज की श्रेणी में आएंगे। और हाथी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली या मानव जो है, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी दोस्तों हमारे जरायुज की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के आधार पे जंतुओं में का वर्गीकरण किया गया है। तो खाद्य भोजन या खाद्य पदार्थों के आधार पे जो है या भोजन के आधार पे जंतुओं को जो है 3 श्रेणियों में मुख्यतः जो है विभाजित किया गया है। सबसे पहला आप जानते हैं शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर सर्वाहारी। तो शाकाहारी दोस्तों वे जीव होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं। ठीक है, पौधे, साग सब्जी, झाड़ियाँ, ये जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। ये शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐसे जीव जंतु जो मांसाहारी, केवल मांस खाते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, जो जंतुओं को खाते हैं वे हमें वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। फिर हम बात करते हैं सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी में ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दोनों को ही खाते हैं। तो ऐसे जीव जो हैं वो किस में आ जाएंगे, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, फिर शाकाहारी के एग्जांपल्स में अगर हम लें तो जैसे घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भेड़ हो गई, ये केवल घास, साग सब्जी होती है या पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं को खाते हैं, इसलिए शाकाहारी के अंतर्गत रखे गए हैं। और शेर हो गया, चीता, लोमड़ी, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर हम बात करें मनुष्य की, तो सबसे बड़ा जो है मनुष्य जो है वही सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि ये शाकाहारी पेड़ पौधे और मांस वगैरह भी खाता है, तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं जो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के जीवों पे, जैसे कि ऑक्टोपस, यह मछली जो है, तो ऑक्टोपस मछली जो है वो श्वसन क्रिया जो है किसके द्वारा करती है, श्वसन क्रिया दोस्तों ये अपने गलफड़ों के द्वारा करती है। ठीक है, तो फिर हम बात करें जैसे चींटियों की, तो चींटियाँ जो है
वो अपने समूह से अगर अलग हो जाती हैं कभी, तो कैसे अपने समूह को ढूंढेंगी, तो चींटियों की अपनी एक गंध होती है और उस गंध से ही वो क्या करती हैं, पहचान लेती हैं। ठीक है, कि हमारी चींटियों का समूह कहाँ पे है, तो गंध के द्वारा, उनके द्वारा छोड़ी गई जो गंध होगी उसके थ्रू जो है वो पहचान लेंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से जो है रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़े की गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है। अब बात करें मच्छरों की, तो हम लोग कहते हैं ना कि अंधेरा होता है तो मच्छर हम तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, तो मच्छर भी क्या होता है, मनुष्य का जो शरीर की जो गंध होती है और जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उनकी जो गर्मी होती है, उनका जो टेम्परेचर होता है, उसी के बेसिस पे जो है मच्छर अंधेरे में भी जो है मनुष्य को क्या खोज लेते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे कि सांप जो है, सांप वो सुनता नहीं है, सांप जो है वो सुनता नहीं, उसके कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो जान लेता है कि लोग हमारे आसपास हैं। तो वो कैसे, वो जो है जो धरती का कंपन होता है, ज़मीन का कंपन होता है, उससे जुड़े आसपास वस्तुओं का जो कंपन होगा उससे वो महसूस कर लेता है कि धरती पे जो कंपन हो रहा है, उसके द्वारा उसको सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे ही बात करते हैं कि रात में जगने वाले जो जीव होते हैं, तो जैसे रात में जगने वाले जीव की बात करें तो उन्हें वो केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। ठीक है। जैसे कि उल्लू और रैकून, ये जो है केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन जो है दोस्तों, वो हिमालयी, पर्वतीय और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो है किया जाता है। ठीक है। और मधुमक्खी पालन के लिए सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो नवंबर से फरवरी का होता है। ठीक है। और मधुमक्खी से हमें शहद, मोम, शहद के साथ साथ जो है मोम भी प्राप्त होता है। और भारत में जो है वो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्रों में जो है ये मुख्य रूप से इसका जो है पालन, मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।